हेलो दोस्तों, तो सर्कल का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं पिछले लेक्चर में जहाँ पर आपको डाउट था। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट था। क्या है इसमें? वृत्त का इक्वेशन में फाइंड करना है। ठीक है, हम समझ रहे हैं वृत्त का इक्वेशन में क्या करना है, फाइंड करना है। बोला है सरल रेखाओं, ध्यान रखिएगा, सरल रेखाओं हम समझाते हैं। यहाँ पर बोला क्या है कि सरल रेखाओं, सुन रहे हैं ना, सरल रेखाओं, ये वाला x + 3y = 0 और ये दूसरा। क्या आप इस बात से अग्री हैं ना कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन्स हमें दिया गया है, ये किसी ना किसी लाइन का ही इक्वेशन होगा। इसमें तो खुद बोल रहा है कि सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं, मतलब दो दिया हुआ है इक्वेशन, तो दो नहीं बोले, यहाँ पर भले ही नहीं लिखा है, बोला है ना सरल रेखाओं, मतलब एक से अधिक है। सरल रेखाओं x + 3y = 0 और 2x - 7y = 0। ये दो क्या है? स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन्स है कि एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स है, एक जो है ना एक और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है, इसका इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे x + 3y = 0 तो यहाँ पर लिख दें। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 2x - 7y = 0, तो क्या इसका भी लिख दें। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स के इस टाइप से इक्वेशन हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अब इसके आगे क्या बोला है, सुन रहे हैं ना, क्या इस बात से सहमत है ना कि हाँ सरल रेखाओं, ये x + 3y = 0 पहला का, तो पहला यहाँ पर एक लाइन खींचे, यहाँ पर इसका लिख दिया इक्वेशन। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर है 2x - 7y = 0, तो फिर यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पर मतलब दूसरा स्ट्रेट लाइन किए, ड्रॉ किए और उसका इक्वेशन यहाँ पर 2x - 7y = 0 लिख दिए। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें आगे क्या बोला है कि इन दोनों, ये दोनों क्या है, कोई ना कोई तो लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखा गया है उसका, तो कि प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरता है। एक वृत्त है, सुनिए, एक वृत्त है जो कि ये दोनों जो ये रेखाएं हैं ना, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु, पहले आप बताइए प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे मिलेगा हमें? क्या हम इस टाइप से रेखा रखेंगे तो प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, हमें इन दोनों को इस टाइप से करना पड़ेगा, तब हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा। बोला है ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बस ये बताइए ये क्या है? किसी स्ट्रेट लाइन का है ना, किसी लाइन का इक्वेशन है ना, ये भी किसी लाइन का इक्वेशन है और यहाँ पर बोल रहा है कि वो सरल रेखाएं हैं, दोनों को सरल रेखाएं हम यहाँ पर किए, इन दोनों का इक्वेशन हम लिख दिए। पर आगे बोला है कि प्रतिच्छेदन बिंदु, तो आप बताइए ना दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अब कैसे मिलेगा? जहाँ पर एक कट्स करेंगे, मिलेंगे, जहाँ पर दोनों एक साथ मिलेंगे वही ना हो जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु। तो मिल तो रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, क्या यहाँ पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं। प्रतिच्छेदन बिंदु कब मिलेगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट्स करेगा। मिल ही नहीं रहा है तो करेगा कैसे? तो इसलिए ये वाला इस टाइप से नहीं, इस टाइप से ये केवल समझाने के लिए लिए थे कि हाँ दो स्ट्रेट लाइन्स। पर आगे जो बोला है उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब हमें इन दोनों जो ये लाइन है ना, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए, मतलब इस टाइप से कुछ, हम ये नहीं कर रहे हैं किसी टाइप से, इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया है ना, इसका आप इक्वेशन का आप नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, और मतलब इसी वाला यही x + 3y = 0 और इसका जो है ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब आपसे ये बोला जा रहा है, सुनिए फिर से सुनिए, ये क्या है? दो स्ट्रेट लाइन है ना, दो स्ट्रेट लाइन है ना, हाँ, तो दो स्ट्रेट लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ से एक वृत्त गुजरता है, पास होता है, बस इतना बोल रहे हैं। तो पास होता है तो इस टाइप से गुजरेगा? नहीं गुजरेगा इस टाइप से। अरे इसके अलावा और क्या गुजरना होता है, इसके अलावा और क्या पास होता है? जब कह रहा है कि इससे जो है ना, ये जहाँ पर इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है? ये वाला है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से, सुन रहे हैं ना, बात सुनिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट से ये एक वृत्त है जो कि पास होता है, गुजरता है, तो गुजर तो रहा है ना, बस यही तो कह रहे हैं। तो पहला ये बोल रहा है, फिर इसके आगे क्या बोला है? बिंदु से बोल रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरता है, एक वृत्त है। आगे बोला है एंड, इसके बाद देखिए एंड, जिसका सेंटर, जिसका मतलब वृत्त का, उसी वृत्त का, मतलब जो अभी वृत्त, अभी इस वृत्त के बारे में क्या बोले कि ये एक वृत्त है जो कि, सुनिए ना, जो कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरता है। गुजरता है ना, तो गुजरता है तो गुजरा नहीं दिया, पर पास तो करा ही दिए इस वृत्त को। अब इसी वृत्त का सेंटर यहाँ पर है,
इस ब्रीथ का सेंटर यहाँ पर होगा ना। हाँ, तो बोल रहा है जिसका मतलब उस ब्रीथ का, जो ब्रीथ इस यहाँ इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पास हो रहा है ना, इसी ब्रीथ का केंद्र, समझ रहे हैं, केंद्र है ना, केंद्र, इस ब्रीथ का केंद्र सरल रेखाओं इतना एंड इतना का प्रतिच्छेदन बिंदु है। मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है। ये जो दोनों, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है ना, ये पहला स्ट्रेट लाइन, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर होगा, यहां पर मिला ना इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यही तो ब्रीथ का केंद्र है ना, ब्रीथ का केंद्र तो यही है ना। फिर से यहां पर पढ़ रहे हैं कि जिसका केंद्र सरल रेखाओं, किसका केंद्र बोल रहा है, ये ब्रीथ जो है ना, यही ब्रीथ का बोल रहा है। इस ब्रीथ का जो केंद्र है ना, केंद्र होता है ना सेंटर यहां पर, हाँ, तो ये जो सेंटर है ना, उस सरल रेखाओं इतना x + y + 1 = 0 एंड x - 2y + 4 = 0, इन दोनों जो ये लाइन है ना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु, तो मतलब यहां पर ही ना होगा, इसके अलावा और कहां पर होगा। जब बोल रहा है कि प्रतिच्छेदन बिंदु ही, सुन रहे हैं ना, जब बोल रहा है क्वेश्चन कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इन दोनों का जब प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, वही इस ब्रीथ का सेंटर होगा। फिर से देखते हैं एक बार, चलिए बताते हैं। और इस बार जो है ना, आप अपना प्रॉब्लम निकालिए कि प्रॉब्लम कहां पर है। क्या यहाँ पर है, इस ब्रीथ जो इस इन दोनों इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। इन दोनों को पहले निकालिए, ठीक है। हम एक बार फिर से बताते हैं। पहले में बोला है कि ब्रीथ का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। बोला है दो सरल रेखाएं, मतलब दो नहीं है, मतलब सरल रेखाओं, ठीक है। सरल रेखाओं क्या, स्ट्रेट लाइन्स क्या बोला है, x + 3y = 0 और 2x - 7y = 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है। क्या गुजरता है, ब्रीथ गुजरता है। एक ब्रीथ है, पहले अब सुनिए, पहले दो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स दिया हुआ है, दो स्ट्रेट लाइन्स को आप पहले लिखिए, ठीक है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स को बोल रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना और ये जो स्ट्रेट लाइन, ये दोनों है ना स्ट्रेट लाइन, हाँ, तो ये दोनों जो है ना स्ट्रेट लाइन है। तो बोल रहा है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, आप पहले इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकाल कर बताइए ना। तो पहले तो आपको बनाना लीजिए, ऐसे क्यों नहीं बना रहे हैं इस टाइप से। इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा ही ना मिलेगा, या फिर किसी और तरीके से मिलेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट जब तक ये एक दूसरे को कट्स नहीं करेगा, तब तक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा कैसे। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही ना होगा, प्रतिच्छेद जहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप दे सकते हैं कि इस इक्वेशन का क्या नेम है, इस इक्वेशन का क्या नेम है, पर पहले तो समझ लेते हैं। हाँ, तो क्या बोला है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये वाला है, और यहाँ से एक ब्रीथ पास होता है। इसी टाइप से ना ब्रीथ पास हो रहा है, गुजर रहा है, मतलब तो गुजरता है, इसी टाइप से ना गुजरेगा, और किस टाइप से गुजरेगा, गुजर रहा है मतलब ब्रीथ इससे पास हो रहा है। अब दूसरी बार बोला है कि सेंटर, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इस ब्रीथ का जो सेंटर है, बोला है कि जिसका सेंटर सरल रेखाओं, किसका सेंटर बात कर रहा है, ब्रीथ का सेंटर, उसी ब्रीथ का सेंटर जिस ब्रीथ के बारे में अभी बताएं, जिस ब्रीथ के बारे में अभी आपको बताया गया कि इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है, पास हो रहा है, इसी ब्रीथ का सेंटर, इसी ब्रीथ का सेंटर सरल रेखाओं, फिर से बोला है x + y + 1 = 0, यहाँ देखिए, एंड x - 2y + 4 = 0, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपसे मांग रहा है। इन दोनों, ये जो दोनों लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये जो दोनों लाइन है, ये जहाँ पर मिलता है ना, ये जहाँ पर मिलता है, यही क्या है, इस ब्रीथ का सेंटर है, ठीक है। सरल रेखाओं ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, लाइंस है ना, हाँ, तो दोनों लाइंस है। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा ना, ये जहाँ पर मिलेंगे, ये जो है ना, ये जो दोनों लाइन है ना, ये जहाँ पर मिलेंगे, यही क्या हो जाएगा, ब्रीथ का सेंटर हो जाएगा, ब्रीथ का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे निकाल कर बताएं, इस टाइप से। उसने खुद बोल रहा है कि वो ब्रीथ का सेंटर होगा, तो ब्रीथ तो पहले से हम एक बना दिए हैं ना, इसको लेकर, इस पहले बोला है ना कि पहले दो लाइन्स हैं, इन दोनों लाइन्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे ब्रीथ जो है ना गुजर रहा है, तो इसलिए ब्रीथ हम यहाँ पर एक पास कर दिए।
है ना, ब्रीथ यहाँ पर एक ड्रॉ कर दी। अब बाद में पता चला कि दो और लाइन है ना, इस टाइप से 2 लाइन और है ना, ये 2 लाइन्स और है ना। हाँ, तो ये जो 2 लाइन्स है, इन दोनों लाइन्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये वाला, ये ब्रीथ का सेंटर होगा। तो आप खुद सोचिए ना कि ब्रीथ का सेंटर कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है ना। इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइन्स है ना, वो यहाँ पर मिलेंगे। फिर से नहीं समझ में आया, फिर बताते हैं। 2 लाइन्स है जिसका इंटरसेक्शन, बात सुनिए, 2 लाइन्स है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहाँ से ब्रीथ पास हो रहा है। तो बस हम इतना ही पास करा दिए, पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, इतना ही पास करा दिए। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 2 और लाइन्स है, सुन रहा है ना, इससे जो है ना ब्रीथ पास हो रहा है, ब्रीथ गुजर रहा है इस लाइन से। उसके बाद बोला है कि जिसका केंद्र सरल रेखाओं इतना एंड इतना का प्रतिच्छेदन बिंदु है। मतलब ये जो ब्रीथ यहाँ से पास हो रहा है ना, इसका सेंटर कहाँ है, हाँ, इसका सेंटर कहाँ, हमें सेंटर कहाँ पर मिलेगा, इसका सेंटर इन दोनों लाइंस के, ये जो लाइन है ना और ये जो लाइन है, इन दोनों लाइंस के, दोनों लाइन जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा ना, जहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर एक दूसरे को कट्स करेगा, वही क्या हो जाएगा, इस ब्रीथ का सेंटर हो जाएगा। ये ब्रीथ हमें पता चल गया कि यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, पर इस ब्रीथ का सेंटर कहाँ पर होगा, तो जहाँ पर वो दोनों लाइंस मिलेगा। तो अब कहाँ पर मिलाएंगे, जब ब्रीथ यहाँ से पास हो रहा है, मतलब इस टाइप से कुछ जाएगा, इस टाइप से कुछ बनेगा, इसी टाइप से ना बनेगा, या फिर कुछ और टाइप से बन जाएगा, इसका सेंटर यहीं पर ना होगा। इसका मतलब है वो दोनों लाइंस मतलब यहीं पर मिलेंगे। अब अपना प्रॉब्लम बताइएगा कि इसमें है या फिर इसमें है। अब यहाँ से अगर हम कहें कि बताइए इसका नेम रख दीजिए। अब मतलब नेम का मतलब हमारा ये है कि इसका नेम क्या हो जाएगा। सबसे पहला वाला आप देख लेते हैं। बोला है यहाँ पर क्या बोला है, सरल रेखा इतना x + 3y = 0 एंड 2x - 7y = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3y = 0। या फिर इसको रहने दें, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तब तो हम ऐसे ही बता देंगे, तो बताइएगा, ठीक है। इसमें गुस्सा होने वाला कोई बात नहीं है, कहेंगे तो लेक्चर में ही बता दिया जाएगा। बट अगर पहले हमारा ये पर्पस था कि आप क्वेश्चन समझ जाएं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन ही नहीं समझे तो आगे कहीं बता देंगे तो वो कैसे होगा, तो पहले बताइएगा, ठीक है। बाकी अब चलिए इस लेक्चर में देखते हैं, इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या सीखेंगे, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है ना तो हम ऐसे बता देंगे, ठीक है। नहीं आया है तो फिर से अब लेक्चर में बताएंगे, नहीं तो देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या लिखे हैं, सबसे पहला में सी, ये पिछले लेक्चर का है ना, मतलब लेक्चर 1 का है कि सी जो सेंटर है ना, अगर आपका सेंटर, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपका सेंटर 0,0 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर 0,0 है और रेडियस अगर r है, तो आपका इक्वेशन जो ब्रीथ का इक्वेशन, सुनिएगा ध्यान से, ब्रीथ का जो इक्वेशन आएगा वो x² + y² = r² आएगा। ये पिछले लेक्चर का है, ठीक है। फिर दूसरा में आपको क्या बताया गया कि अगर सी के कोऑर्डिनेट्स अगर α, β है, वैसे पहले यही बताया गया था कि अगर α, β है तो अगर r अगर क्या है, अगर रेडियस है, डिस्टेंस जो है ना r है ना, रेडियस अगर r है, त्रिज्या अगर r है, तो आपका इस टाइप से मिलेगा उसका इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो पिछले लेक्चर का था। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे, ठीक है। जनरल टर्म देखते हैं, ये जनरल टर्म का मतलब क्या है। तो जैसा कि आपको पिछले चैप्टर में आपको क्या बताया गया था कि स्ट्रेट लाइन, सुन रहा है ना, स्ट्रेट लाइंस में कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस टाइप से होता था, कोई भी इक्वेशन हो वो लास्ट में इसी रूप में आता था। क्या आप इस बात से सहमत है ना, स्ट्रेट लाइंस का कोई भी इक्वेशन हो वो लास्ट में x² + bx + c = 0 के रूप का ही आता था, ठीक है ना। तो जैसे उसका ये जनरल टर्म था कि कोई भी इक्वेशन हो, मतलब स्ट्रेट लाइंस का कोई भी स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन हो, सॉल्व करेंगे तो आपको इसी टाइप से मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ें वहाँ पर बताया गया था। ठीक उसी टाइप से क्या हमें ब्रीथ के लिए भी कोई जनरल इक्वेशन मिल सकता है, जनरल फॉर्म हमें मिल सकता है ब्रीथ के लिए भी। क्या हमें जनरल फॉर्म, जब हमें सुन रहे हैं ना, जनरल फॉर्म जब हमें मिल जाता है ना, जनरल फॉर्म समझ लेते हैं तो हमें निकालना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सारा चीज़ जनरल टर्म से ही उसमें बताए थे आपको पिछले चैप्टर में, मतलब स्ट्रेट लाइंस में आपको बहुत सारा चीज़ निकलवाया है, मतलब जनरल टर्म से आपको निकालने के लिए बताया गया था, ठीक है। ठीक उसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो जनरल टर्म में क्या लिखे हैं, जनरल टर्म में देखिए क्या लिखा गया है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0।
ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। कोई भी ब्रीथ का इक्वेशन हो इसी रूप में आएगा, ठीक है। अब ब्रीथ के इक्वेशन के लिए आपको क्या बताया गया था पिछले लेक्चर में, सुन रहा है ना। ब्रीथ के इक्वेशन के लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों आपको मालूम है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं ब्रीथ का। सही बातें हैं ना। अगर आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस अगर मालूम है, त्रिज्या मालूम है, तो इन दोनों का यूज करके आप तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। आगे है जनरल टर्म, मतलब जनरल टर्म अभी आपको बताया गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो है ना ब्रीथ का इक्वेशन होगा। किसी भी ब्रीथ के इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसी रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जो है ना सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगा, ठीक है, ठीक है। जहां ब्रीथ का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, देखिए ब्रीथ का सेंटर क्या होगा, तो जो x का जो कोफिशिएंट है ना, x का गुणांक है 2g, है ना, तो इसके आगे आपको माइनस लगा देना है। तो यहां पर देखेंगे तो माइनस में g लिखे हैं, ठीक है। ये 2 भी रहेगा, बस माइनस में यहां पर g लिखे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना कि हाफ के आगे माइनस। और इसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो जो y का यहाँ पर क्या है, y का जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है वो 2f दिख रहा है। हाँ, तो वही यहाँ पर f के आगे माइनस लगा दिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 कहाँ चला गया, नहीं, 2 भी रहेगा। हम क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे, सुनिए पहले बात को। यहाँ पर 2f लिखा गया है ना, तो ओनली f का वैल्यू हम लाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में ओनली f का वैल्यू, ठीक है। और जो f का वैल्यू आएगा ना उसमें बस माइनस लगा देंगे, और जो g का वैल्यू आएगा उसमें बस माइनस लगा देंगे। बस वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। चिंता नहीं करिए, हम बता रहे हैं ना, क्वेश्चन में बता देंगे, बोल रहे हैं क्वेश्चन बता देंगे। एंड इसी टाइप से अगर रेडियस निकालना हो, इसमें रेडियस क्या होगा, तो r इज इक्वल टू क्या, √g² प्लस f² माइनस में c। सुन रहे हैं ना, ये g है, जो आपका g आएगा ना उसका स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर f, जो f आएगा उसका स्क्वायर एंड माइनस में कांस्टेंट, जो यहाँ पर कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट होगा क्वेश्चन में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसके बारे में भी समझते हैं, आइए यहाँ पर दिखाते हैं। पहले इसको हम उठाए हैं, सुनिएगा, इसको उठाए हैं x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये कब आता है, ये ऐसा इक्वेशन कब आता है, जब हमारा सेंटर जो है ना, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो अल्फा कोमा बीटा है, एंड ये जो क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस जो है ना वो r है, रेडियस जो है ना r है, ठीक है। तब इस टाइप से आया है। और अगर 0,0 है, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 है और डिस्टेंस r है, तो ये वाला हो जाएगा। हाँ, तो हम इसको उठाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये भी क्या है, ब्रीथ का इक्वेशन है ना, सुन रहे हैं ना, ब्रीथ का इक्वेशन है ना, सर्कल का इक्वेशन है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हम आपको क्या बोले हैं, ब्रीथ के कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको इस रूप में मिलेगा, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में आ गया है। अब हमें जनरल फॉर्म पता चल गया है, ठीक है। कैसे भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ना। हम बोल रहे हैं कि ये जो है ना जनरल फॉर्म है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस रूप में आएगा। जैसे आपको बताया गया था कि स्ट्रेट लाइंस में, अभी कुछ देर पहले ही बोले थे कि स्ट्रेट लाइंस के कोई भी इक्वेशन सॉल्व करिए, है ना, जैसे भी लिखा हुआ, सुन रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइंस याद करिए पिछले चैप्टर का, उसमें जो है ना किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको जो है ना ax² प्लस bx प्लस c रूप के आ जाएगा, है ना, इस रूप में आ जाएगा, है ना। सही बात है ना। उसी टाइप से हम कर रहे हैं, ब्रीथ के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करिए। जैसे ये जो है ना, ये तो खुद यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में है। यहाँ पर इसको अगर देखेंगे तो इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसको जो है ना पहले इसका एक्सपेंशन, पहले इसका प्रसार लिखिए, फिर इसका प्रसार लिखिए, राइट साइड में r² है, सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ना इस फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये ब्रीथ का इक्वेशन है। तो कोई भी तो एक जनरल फॉर्म होगा ना, तो जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं, कि बताते हैं। इसको हम उठाए हैं और यहाँ पर लाए हैं, देखिए कहाँ है, यहाँ पर रखें, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये कब इस टाइप से इक्वेशन ब्रीथ का आता है, ये कब आता है, तो क्या बोले थे अभी, सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट्स अल्फा कोमा बीटा है, सुनिए ध्यान से, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स वही चीज बोल रहे हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अगर अल्फा कोमा बीटा है और रेडियस जो है ना अगर r है, डिस्टेंस r है, तब आपका ब्रीथ का जो इक्वेशन होगा वो इस रूप में होगा, है ना। हाँ, तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं। अब इसमें हम क्या करें, सुनिए, इसको जो है ना सॉल्व किए हैं, जैसा कि अभी आपको बोले हैं कि इसका अगर एक्सपेंशन आप लिखेंगे, इसका जब प्रसार लिखेंगे, प्रसार करने के बाद सॉल्व करेंगे ना, तो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आइए यहाँ पर बताते हैं। पहले
एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देख रहे हैं ना, यही ना ऊपर था। तो अब इसको इसका एक्सपेंशन पहले लिखते हैं। एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, तो ए स्क्वायर है ना, माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर दे दिया गया। उसके बाद 2 होता है तो 2, सुन रहे हैं ना, 2 ए कितना है, एक्स है, बी कितना है, अल्फा है। तो ए अल्फा और सॉरी ए जो है ना, मतलब यहाँ पर अब मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, पहले बाद में एक्स लिख दिए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर के प्लेस पर कितना हो गया, ये अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पर उसके फॉर्म में न रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है ना, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर वाई माइनस बी स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर लिखे हैं ना, ठीक है, माइनस यहाँ पर लगाया गया। यहाँ देखिए उसके बाद क्या होता है, 2ab होता है 2, तो यहाँ पर 2 देख लीजिए ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके अभी देखिए, अगर ये आपको देखना है तो। अब आगे बढ़े ना, ठीक है ना। ये तो इसका जो है ना एक्सपेंशन लिखे। इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है, दोनों को उठाकर लाएं, यहाँ देखिए दोनों को उठाकर रख दिए। अब यहाँ पर ये है ना, एक्स के गुणांक है ना, एक्स के गुणांक, और यहाँ पर देखेंगे ये वाई का कोफिशिएंट है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। माइनस में 2 अल्फा एक्स, माइनस में 2 अल्फा एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस में 2 बीटा वाई, यहाँ पर देखिए माइनस में 2 बीटा वाई, ठीक है, इतना हो गया। एंड यहाँ पर प्लस का अब साइन है, यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ देख रही सॉरी यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यहाँ बीटा स्क्वायर, यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। एज इक्वल टू में सॉरी लेफ्ट साइड में लाया गया, ये जो आर स्क्वायर है ना उसको लेफ्ट साइड में लाया गया, माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम ठीक है आप समझ रहे हैं, पर क्या करें, बताना तो पड़ेगा ना, ठीक है। ये जो है ना इसका एक्सपेंशन प्रसार किए तो कुछ इस रूप में आया। अब इतना जब आ गया ना तो जरा देखिए, तो आपको क्या बोले थे कि कोई भी ब्रीथ का इक्वेशन हो, कोई भी ब्रीथ का इक्वेशन हो आपको जो है ना इस फॉर्म में मिलेगा ना, इस फॉर्म में अभी बोले हैं तो नहीं सॉरी मतलब बोले हैं कि हाँ इस फॉर्म में मिलेगा। तो हम जो है ना इस ब्रीथ को उठाएं, ये ब्रीथ का इक्वेशन है ना, तो इसको सॉल्व किए, इसका एक्सपेंशन लिखे, तो जो है ना इस रूप में आया है ना। अभी सॉल्व किया है तो यहाँ पर इस रूप में आया है। आप अगर देखेंगे मैच करिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है। जनरल फॉर्म से, जो जनरल फॉर्म है ना उससे हम है ना मैच कर रहे हैं। यहाँ पर 2gx है, यहाँ देखिए 2fy है, 2gx 2fy, सुन रहे हैं ना। यहाँ पर अल्फा और बीटा है ना, अल्फा के प्लेस पर fy और बीटा के प्लेस पर g, ठीक है। बस आपसे ये कर रहे हैं कि आप उसके जैसा एक बार देखिए ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, हाँ। अब यहाँ पर क्या है, 2gx है प्लस में 2fy, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2gx नहीं, यहाँ पर है वही, पर अल्फा के प्लेस सॉरी यहाँ पर g होना चाहिए, तो इसके प्लेस पर अल्फा है, बोल रहा है ना 2g के प्लेस पर अल्फा आ जा रहा है ना, x। अगला में है यहाँ पर क्या होता है, अगर जनरल फॉर्म अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कहाँ है कि 2g 2fy, मतलब f के प्लेस पर यहाँ पर बीटा है, ठीक है, 2fy। इतना समझ में आया ना। प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। क्या ये तीनों उसमें है, देखिए तो नहीं, ओनली सी लिखा गया है। समझ रहे हैं बात को। पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये g है और ये f है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है। वैसे आप बताएंगे ये अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा और बीटा आया कहाँ से, अरे ये अल्फा और बीटा कहाँ से आया, ये आप देखे होंगे ब्रीथ का इक्वेशन ये वाला कब आया, कैसे आया, बताइए कैसे आया। क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मालूम था, अल्फा कोमा बीटा था, तो यही अल्फा और बीटा यहाँ पर आया है, अल्फा बीटा, जो कि अगर जनरल फॉर्म में अगर देख रहे हैं तो जनरल फॉर्म में आपको g और f दिख रहा है। अल्फा के प्लेस पर यहाँ पर g है जनरल फॉर्म में, और बीटा के प्लेस पर f है। तो अगर हम इस टाइप से चेंज कर दे तो माना अगर अल्फा के प्लेस पर माइनस में g ले लेते हैं और बीटा के प्लेस में माइनस में f ले लेते हैं, तो अरे क्यों नहीं ले सकते हैं, सीधी सी तो बात है, सबका अपना सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होता है। अब अगर आपसे इसमें पूछेंगे कि बताइए इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसमें g है और f है, और क्या, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये g है ना और f है।
अरे इसी के थ्रू आप देख लीजिए ना, इसमें क्या आया है, इस चीज़ को तो आप पहले से जान रहे हैं। इस ब्रीथ का इक्वेशन है, ब्रीथ के इक्वेशन को सॉल्व किए। सॉरी, उससे पहले आप पहले बताइए ब्रीथ के इक्वेशन में सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या था। ये किस ब्रीथ के इक्वेशन है, सॉरी कौन से ब्रीथ का इक्वेशन है, इसी का ना है कि सेंटर जिसका अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस जो है ना आर है, इसी का ना। मतलब ये आया था, इसको सॉल्व किए हैं तो ये वाला आया है, तो है तो वही ना, उसी को ना सॉल्व किए हैं। तो वहां से हम पूछेंगे बताइए अल्फा कॉमा बीटा यहाँ पर जो है ये क्या है, ये अल्फा कॉमा बीटा है क्या, वही तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ही ना है। हाँ, तो अगर हमें उसके जैसा बनाना है तो हम क्या करेंगे, अल्फा के प्लेस पर माइनस में जी ले लेंगे और बीटा के प्लेस पर माइनस में एफ ले लेंगे। क्यों लेंगे, अरे क्योंकि उसी के जैसा हम बना देंगे। उसी टाइप से ना आया है या फिर कुछ और आया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसमें भी अगर देखेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखेगा, पर इसमें जैसा 2gx है और 2fy है उसी टाइप से इसमें देखिए यहाँ पर 2gx मतलब अल्फा है, यहाँ पर 2fy नहीं, हमारी बातों को सुनिए ना, 2fy, एफ के प्लेस पर बीटा है, ठीक है, तो है ना उसी टाइप से है ना। हाँ, अगर यहाँ पर हम अल्फा के प्लेस पर अगर हम माइनस में जी ले लेते हैं और बीटा के प्लेस पर माइनस में एफ ले लेते हैं तो उसी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए ना कि ये वाला क्या है, इसमें क्या है, हम तो बोल रहे हैं ना इसमें जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है ना वो माइनस में जी और माइनस में एफ है, तो इसीलिए यहाँ पर जी और एफ आपको दिख रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर जी और एफ। अरे ब्रीथ का इक्वेशन ही ना है, बस जनरल फॉर्म में लिखा गया है, जनरल फॉर्म में ब्रीथ का ही इक्वेशन है ये वाला, तो ब्रीथ का ही इक्वेशन है। हम बोल रहे हैं कि इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना, मतलब माइनस में भी नहीं बोल रहे हैं, जी और एफ है, तो जी और एफ यहाँ पर होगा ही ना। और हम लोग जब ये वाला पहले से जानते हैं, हाँ सी और मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, इसका मतलब है हम लोग का अल्फा और बीटा ही ना आएगा, यहाँ पर अल्फा यहाँ पर बीटा, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में हम बोल रहे हैं कि जनरल फॉर्म में सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना जी और एफ लिया गया है, तो इसमें जी और एफ तो आएगा ही ना। पर हम लोग ये वाला, इसमें हम लोग ये जो ब्रीथ का हम लोग इक्वेशन ये कैसे आया था, इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा लिए थे, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा लिए थे ना, तो अल्फा कॉमा बीटा ही ना होगा यहाँ पर, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा यहाँ पर होगा बीटा यहाँ पर होगा। जितना इसको समझे हैं ठीक है, बाकी हम अब बताते हैं आगे। बस हम ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर है, हाँ इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसमें अगले में 2gx है, 2fy है और यहाँ पर भी उसी टाइप से है, ठीक है, उसी टाइप से, कुछ अलग नहीं है, उसी टाइप से है, ठीक है। बस अल्फा के प्लेस पर, सॉरी एफ के प्लेस पर यहाँ पर अल्फा है, गलत बोल दिया क्या, जी के प्लेस पर, सुनिए यहाँ पर जी तो यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर एफ होना चाहिए तो यहाँ पर बीटा है। अब हम लोग माने ही हैं वैसा, हम आपको बोल रहे हैं ना कि सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स ही हम वही माने हैं, इसी को ना सॉल्व कर रहे हैं, इसी को ना सॉल्व करके इतना लाए हैं। तो इसमें हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे, ये क्या है, कहाँ से आया है, अरे इसी को तो उठाए हैं, बोल रहे थे ना इसी को उठाए हैं। इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या था, अल्फा कॉमा बीटा था ना, तो अल्फा कॉमा बीटा ही ना आएगा, भूल जाइए वो सब, मतलब उसी के जैसा आया कि नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ तक मिल गया, यहाँ तक मिल गया। इसके बाद वाला जो है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ओनली सी है, तो इस सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो इन तीनों को अगर हम सी बोल दे तब, क्योंकि हमें अल्फा बीटा और ये आर है, इन तीनों का वैल्यू हमें पता रहेगा। सुनिए बात को, अल्फा और बीटा क्या होता है, हम लोग अल्फा और बीटा क्या माने हैं, यहाँ पर देखिए तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें पता रहेगा ना, कोई भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें पता रहेगा, सेंटर कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम रहेगा ना। अरे नहीं मालूम रहेगा तो निकालने के लिए बताएगा ना, ये हाँ सॉरी इक्वेशन दे देगा, जैसे पिछले लेक्चर में आपको इक्वेशन मिला था जिससे आप सेंटर कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, अगर जिस क्वेश्चन में नहीं था। पर आपको तो ये मालूम हो जाएगा ना, मतलब हम बोल रहे हैं कि आपको मालूम रहेगा सेंटर कोऑर्डिनेट्स, अल्फा का वैल्यू मालूम रहेगा और बीटा का वैल्यू मालूम रहेगा और आर का भी वैल्यू मालूम रहेगा, तभी तो आप कोई इक्वेशन निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इक्वेशन बना ही नहीं सकते। कैसे बना सकते हैं, अगर आपको ब्रीथ का इक्वेशन निकालना है तो ब्रीथ के इक्वेशन के लिए आपको रेडियस चाहिए कि रेडियस क्या है, रेडियस का वैल्यू क्या है, इसके अलावा आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसका मतलब है अल्फा बीटा और आर तीनों का वैल्यू हमें मालूम रहेगा, अगर मालूम नहीं रहेगा तो इक्वेशन ही आप नहीं बना पाएंगे, यही तो बोल रहे हैं। अगर हमें मालूम रहेगा, तीनों का वैल्यू मालूम रहेगा, नहीं मालूम रहेगा तो इक्वेशन ही नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 लिए हैं और यहाँ पर जो है ना रेडियस जो है ना आर लिए हैं,
तो अगर हमें सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं रहता तब ये कहाँ से आता, इक्वेशन कहाँ से बनता, नहीं बन पाता ना, कैसे बना पाएंगे आप। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इन तीनों के प्लेस पर तीनों के लिए हम कांस्टेंट लिखेंगे सी, क्योंकि इन तीनों का हमें वैल्यू मालूम रहेगा, और वैल्यू मालूम रहेगा तो कांस्टेंट ही ना हो जाएगा, वैल्यू मालूम रहेगा तो कांस्टेंट ही ना। कांस्टेंट क्या है, अरे कांस्टेंट कोई डिजिट ही ना होता है। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कोई डिजिट कोई संख्या यही ना होगा, या फिर इसके अलावा कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा क्या। तो वही तो बोल रहे हैं कि जब हमें इसका वैल्यू मालूम रहेगा, जब हमें इसका वैल्यू मालूम रहेगा तो इसके लिए सी क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। इसको, इसका वैल्यू अगर सपोज करिए 2 और इसका वैल्यू अगर 3 ले लेंगे, और आर का वैल्यू अगर और आर का वैल्यू भी कुछ मालूम रहेगा, तो तीनों को हम कह रहे हैं आप सॉल्व करेंगे तो कोई डिजिट ही ना आएगा, कोई संख्या ही ना आएगा, तो इसको सी बोल सकते हैं ना। बस उसके जैसा बनाने के लिए कह रहे हैं, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं माइनस में जी चाहिए, और बीटा इज इक्वल टू माइनस में एफ, उसके जैसा बनाने के लिए। तो अल्फा के प्लेस पर अगर माइनस में जी ले ले और बीटा के प्लेस पर माइनस में एफ, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसा ही रखती है, पर यहाँ पर जो आपको अल्फा है, अल्फा के प्लेस पर आपको माइनस में जी लेना है, अल्फा के प्लेस पर क्या लेना है आपको, माइनस में जी लेना है। तो सुनिए यहाँ पर माइनस में अगर जी लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस में जी लेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। तो ये 2gx आ जाएगा, यहाँ देखिए 2gx, बीटा के प्लेस पर आपको माइनस में एफ लेना है, मतलब यहाँ पर अगर माइनस में एफ लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2fy आ जाएगा, 2fy प्लस यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। अल्फा के प्लेस पर कितना लेना है आपको, माइनस में जी, बीटा के प्लेस पर माइनस में एफ, अल्फा के प्लेस पर अगर माइनस में अगर आप जी लेते हैं तो वो तो स्क्वायर है, मतलब प्लस कर देगा ना, सुन रहे हैं ना। यहाँ पर अगर माइनस में जी, इस जी के ऊपर अगर आप स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस में होगा ना, ओनली जी रहेगा ना, ओनली जी, और बीटा स्क्वायर है तो बीटा इज इक्वल टू माइनस में एफ है ना, तो माइनस में एफ का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा एफ ना, यानी कि एफ स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो कहाँ तक बता दिए थे, यहाँ पर माइनस में जी स्क्वायर, देखिए ना यहाँ पर माइनस में जी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बीटा के प्लेस पर कितना लेना है, माइनस में एफ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस में एफ स्क्वायर हो गया, यहाँ पर देखिए माइनस में आर स्क्वायर है तो वैसा ही माइनस में आर स्क्वायर आने देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लेना, इज इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं ये बात समझे होंगे। अगला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जैसा यहाँ पर ऊपर है 2gx, यहाँ पर देखिए यहाँ 2fy है, यहाँ देखिए यहाँ पर 2fy प्लस ये इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है ना, और माइनस में यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है। अब इसको जो है ना यहाँ पर अगर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, देखिए सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy, यहाँ पर देखिए 2gx, यहाँ देखिए 2fy है ना, मतलब यहाँ तक तो ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक को यहाँ पर हम c लिख दिए, और जब c लिख दिए तो ये जो है ना अब जनरल फॉर्म के जैसा बन गया। हम बोल रहे हैं कि c क्यों लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि इन तीनों का वैल्यू हमें मालूम रहेगा, इन तीनों के साथ x y z कुछ नहीं है, इन तीनों का वैल्यू हमें मालूम रहेगा, g का वैल्यू, f का वैल्यू, r का वैल्यू हमें मालूम रहेगा, और तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई संख्या मिलेगा। हम कह रहे हैं कि आप इतना को भूल जाइए, आपको केवल इतना मालूम है। हम बोल रहे हैं कि तीनों का वैल्यू हम आपको दे देंगे, तीनों का वैल्यू जब आपको दे देंगे तो कोई कांस्टेंट ही ना आएगा, कोई डिजिट आएगा, कोई संख्या आएगा, या फिर उसके साथ संख्या के साथ x y z ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर ओनली बोल रहे हैं कि g का वैल्यू कुछ आएगा, f का वैल्यू कुछ आएगा, r का वैल्यू कुछ आएगा, और तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई संख्या ही आएगा। तो जब कोई संख्या आ रहा है तो कोई संख्या को ही ना कांस्टेंट बोलते हैं, हाँ, या फिर इसको बोल देते हैं कांस्टेंट। 6x लिखा है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, नहीं ना। ओनली कोई हम बोल रहे हैं कि इसको जो है ना इसका वैल्यू आपको मालूम रहेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई संख्या आएगा, संख्या मिलेगा ना, तो संख्या मिलेगा तो उसके लिए कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पर लिख दिए, बस यहाँ पर कुछ नहीं, कांस्टेंट ही क्यों लिखे हैं, बस उसके जैसा बनाने के लिए, नहीं तो हम क्यों लिखेंगे ये सब। और उसके पीछे का रीजन बता रहे हैं कि इसका वैल्यू आपको मालूम रहेगा, जब वैल्यू मालूम रहेगा इसको बोल रहे हैं कि पीछे वाला भूल जाइए, और इसको अगर इसमें वैल्यू अगर जी के प्लेस पर, एफ के प्लेस पर, आर के प्लेस पर अगर रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको कोई कांस्टेंट ही ना मिलेगा। 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, उसके साथ एक्स वाई जेड तो नहीं ना आएगा। कैसे आ सकता है एक्स वाई जेड,
कह रहे हैं कि इसका वैल्यू मालूम रहेगा 2 या फिर 3 या फिर 4, मतलब तीनों का वैल्यू आपको मालूम रहेगा। सॉल्व करेंगे तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा, कोई संख्या मिलेगा, और कोई संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे संख्या ही ना, कोई भी संख्या आएगा ये कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। ये क्या होता है यहाँ पर, ये जो लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किस टाइप से होता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 8, ये 8 क्या दिख रहा है, 8 ही तो कांस्टेंट है ना, या फिर आप इसको कांस्टेंट बोल दिए हैं या फिर इसको बोल दिए हैं, तो कोई डिजिट ही ना वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो उसके जैसा बन गया, इसके जैसा बन गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2gx यहाँ पर 2fy प्लस में c। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy यहाँ पर कांस्टेंट c, उसी के जैसा बना दिए। आप प्रूफ के जैसा समझ सकते हैं कि ये उसका प्रूफ है कि वो कहाँ से आया। ठीक है, कैसे हम निकाले हैं उसका प्रूफ, हम किसी इक्वेशन को उठाएं, कौन से इक्वेशन को उठाएं, एक ब्रीथ के इक्वेशन को उठाएं। इस ब्रीथ के इक्वेशन, ये जो सर्कल का जो इक्वेशन है, इसमें जो सेंटर है वो अल्फा कोमा बीटा है, और जो डिस्टेंस है, जो r है, जो रेडियस है वो r है। इसका ब्रीथ का इक्वेशन इस टाइप से, जो कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, कैसे आया, ये इस टाइप से आया। तो ये क्या है, ब्रीथ का इक्वेशन है। इसी ब्रीथ के इक्वेशन को उठाएं, और मतलब जब हम जनरल फॉर्म जाने तो हमें क्वेश्चन आया कि जनरल फॉर्म ये किस टाइप से आ गया, ये कहाँ से आ गया, इस टाइप से। पहली बात कि इस टाइप से होता है, और कैसे होता है, तो आप बोल रहे हैं कि किसी भी ब्रीथ की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको इस रूप में आएगा, मतलब मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि ये जो है ना, इस पर थोड़ा करके देखते हैं, या फिर प्रूफ के जैसे इसको उठाएं, जो है ना हम यहाँ पर रख दिए, सॉरी यहाँ पर रखे हैं व्यापक रूप का प्रूफ। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेंटर इसमें क्या होगा, इसमें सेंटर क्या होगा। आप समझ रहे हैं ना, ये आपका ब्रीथ का इक्वेशन है। अगर आपसे पूछेंगे इसमें सेंटर क्या है, इसमें पूछेंगे कि बताइए इसमें सेंटर क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हम कितना लिए हैं, अल्फा कोमा बीटा लिए हैं, और इसमें दूरी कितना है, r, तो यहाँ पर r है। ठीक है, ये दोनों आपको मालूम था तब जाकर ये निकाले हैं आप। और उसी टाइप से हमें यहाँ पर आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आपको -g और -f आपको मालूम है, बोल रहे हैं ना, इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना है, -g, -f है, और रेडियस कितना है, रेडियस आपको इतना दिया गया है। ठीक है, तब जाकर इन दोनों के चलते इतना आया है। ठीक है, तो अब व्यापक रूप का प्रूफ थोड़ा देखते हैं, उसको उठाकर यहाँ पर लाएं, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसी ब्रीथ के इक्वेशन को उठाकर लाएं यहाँ पर, उसको सॉल्व किया है यहाँ पर, उसके एक्सपेंशन को, उसके जो एक प्रसार है उसको लिखे हैं। प्रसार लिखने के बाद इस फॉर्म में आया है, इतना आया है, इतना आया है। अब यहाँ से हमें लगा कि अब तो ऊपर वाले से जब रिलेट किए तो क्या अब दोनों देख पाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अल्फा है, अल्फा के प्लेस पर उसमें क्या है, अल्फा के प्लेस में अगर इसमें देखेंगे तो जी है, और जी होने का रीजन आपको बता रहे हैं, लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर जी है और इसमें क्या आपको दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है, तो उसके जैसा बनाने के लिए अल्फा इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, माइनस में जी। ये माइनस में जी क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्फा के प्लेस पर जी हो जाएगा, तो 2gx हो जाएगा ना, इसके जैसा 2gx। और यहाँ पर f है, यानी कि इसमें देखेंगे तो बीटा है, तो बीटा के प्लेस पर हमें f चाहिए, तो f चाहिए, मतलब बीटा इज इक्वल टू माइनस में f लिए। माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस अब ये वाला लिए, तो ये वाला लिए, अब तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इसमें पुट किए तो जो है ना इस टाइप से आया। ये आप जानते हैं, इसमें मत देखिए। ठीक है, हाँ, इसमें जो है ना अल्फा के प्लेस पर, इसमें जहाँ पर अल्फा है वो उसके प्लेस पर कितना लेंगे, माइनस में जी, और इसमें जहाँ पर बीटा है वहाँ पर माइनस एफ लेंगे। अब वो लिए तो जो है ना इतना आया, इतना आया है, ये वाला आया है। अब ये वाला आया है तो हम आपसे बस बोले हैं कि बाकी सब तो मैच हो गया ऊपर वाले के जैसा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy ऊपर वाले के जैसा मैच हो गया ना। हाँ, ये वाला नहीं हो रहा था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इन तीनों को हम बोल रहे हैं आपसे, इन तीनों को कांस्टेंट आप बोल दीजिए। क्यों, इसलिए आप कांस्टेंट बोल दीजिए क्योंकि जी, एफ और आर इसका वैल्यू आपको मालूम रहेगा, और वैल्यू मालूम रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको एक संख्या वाला आंसर आएगा, संख्या मिलेगा। संख्या इसके साथ क्या आपको एक्स दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, क्या आपको एक्स इसमें दिख रहा है, वाई दिख रहा है, कोई भी अल्फाबेट आपको दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका कोई ना कोई कांस्टेंट एक वैल्यू आएगा। तो इसके लिए जो है ना हम सी बोल दिए, या तो ऐसे समझ लीजिए कि हाँ इसका कोई भी वैल्यू आएगा वो डिजिट ही आएगा, जैसे ऊपर अभी बताए हैं ये वाला अभी आपको बताया है कि कोई भी आएगा वो डिजिट ही आएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि इन तीनों को जो है ना हम सी बोल दिए, इसके जैसा बनाने के लिए सी बना दे इसके जैसा। पर ऐसे बोलना तो ठीक नहीं होगा, कहेंगे कि हाँ हम बोल कैसे सकते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए उसके पीछे का रीज़न बता रहे हैं कि
सी बोलने के यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है और इसको हम सी बोल दिए। कैसे बोल दिए? इससे बोल दिए कि इसका वैल्यू एक कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई, मतलब कह रहे हैं कि इसका वैल्यू आपको मालूम रहेगा यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला आ गया। ठीक है, उसके जैसा। अब इसको जो है ना आप भूल जाइए। ठीक है, ये बस समझने के लिए था। अब इसको आप भूल जाइएगा और जहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं उस पर ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई भी ब्रीथ का इक्वेशन, सुनिए हमारी बातों को, अगर आपको कोई भी ब्रीथ का इक्वेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस ब्रीथ के इक्वेशन का सेंटर क्या होगा, तो सेंटर के लिए आप -g, -f लगाएं। मतलब आपको क्वेश्चन में वैसे इसको हम बता देंगे। ठीक है, इसमें बस छोटी सी बात ये है कि जिस टाइप से हमारा ये इक्वेशन था ना, सुनिएगा, बहुत है ना इजी है। ये जैसे ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन के लिए ये क्या है? सेंटर है। उसी टाइप से ये हमारा ब्रीथ का इक्वेशन है, सुन रहे हैं ना, ये जो है ना हमारा ब्रीथ का इक्वेशन है। इस ब्रीथ के इक्वेशन के लिए हम सेंटर क्या लिए हैं? सेंटर क्या लिए हैं? -g, -f। ठीक है, और त्रिज्या क्या लिए हैं? रेडियस। जैसे इसमें रेडियस कितना लिए थे? r था, इसमें कुछ नहीं था, बस r ही था। यहाँ पर r = क्या लिखा गया है? √g² + f² - c। ठीक है, इस टाइप से रेडियस और केंद्रक निकाल, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, पता नहीं आपको कहाँ पर अभी प्रॉब्लम होगा। इस रेडियस को देख लेते हैं। एक बात फिर से बताते हैं, एक बार ये वाला फिर से बताते हैं कि पता नहीं क्या ये क्वेश्चन आ रहा है क्या कि -g और -f कैसे आ गया सेंटर के लिए, और ये रेडियस कैसे आया। तो पहली बात, ये सेंटर के लिए क्या आपको बोले हैं अभी सेंटर के लिए कि जैसे ये वाला इक्वेशन था ना, इस इक्वेशन में हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे? ये वाला था। इसमें सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे? अल्फा, बीटा। इसलिए उसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ इसको इस टाइप से आया, और फिर इसके अगले वाला एक और स्टेप सॉल्व किए हैं तो इस रूप में आया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है। अल्फा और बीटा है क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, जिस ब्रीथ का इक्वेशन है ना, उस ब्रीथ का सेंटर ही अल्फा, बीटा था। ये जिस ब्रीथ का इक्वेशन है ना, सुन रहे ना, ये जिस भी ब्रीथ का इक्वेशन है उसका सेंटर ही अल्फा, बीटा था। तो इसलिए अल्फा और बीटा तो इसमें आएगा ही। अल्फा और बीटा तो आएगा ही ना, सेंटर कोऑर्डिनेट्स नहीं बोल रहा है अल्फा, बीटा। ठीक है, तो अल्फा के प्लेस पर हम इसके लिए, सुनिए, इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर g आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको f दिख रहा है। तो इस इक्वेशन के लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ये g है और f है। तो यहाँ पर अल्फा = हम g ले लिए हैं, -g मतलब यहाँ पर, और बीटा = -f ले लिए हैं। जैसे मतलब अल्फा और बीटा लिए थे ना, इसके लिए अल्फा और बीटा लिए थे, सेंटर कोऑर्डिनेट्स अल्फा, बीटा था। ठीक उसी टाइप से इसके लिए यहाँ पर क्या लिए हैं? अल्फा के प्लेस पर -g और बीटा के प्लेस पर -f। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा के प्लेस पर -g और -f लिए हैं, यानी कि -g, -f हो जाएगा इसका सेंटर, -g, -f। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अब तो ऐसे बताएंगे, अब बताइएगा। ठीक है, हमें पता है इसमें कन्फ्यूजन तो होगा ही, पर अभी आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनाना है। ठीक, सेंटर इस टाइप से, और इसको हम बता दे रहे हैं, रेडियस के बता दे रहे हैं कि रेडियस ये कैसे आ गया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखे हैं कि अल्फा के प्लेस पे जब -g लिए हैं और बीटा के प्लेस पे -f, ये क्यों लिए हैं? क्योंकि उसके जैसा बनाना था, जो जनरल फॉर्म था ना उसके जैसा हमें बनाना था। तो जब इसको लिए हैं तो इसको लेने के बाद इसमें पुट किए हैं तो ये वाला आया है, और इसका अगले वाला स्टेप ये वाला है। अब सुनिए, यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर g² + f² - r², इसके लिए हम यहाँ पर नियतांक लिखे हैं। ठीक है, कांस्टेंट है यानी कि उसके लिए c का यूज कर सकते हैं। c का ही ना, अभी ना बोले हैं c का यूज इसके लिए, तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर c लिख दिए थे। ठीक है, तो ये तो इधर आ गया, पर हम r आपको बताना चाहते हैं, r कहाँ से आया। इन तीनों से ही r निकाले हैं। सुनिए, g² + f² - r², नियतांक इसके लिए c बोल सकते हैं। सुनिए यहाँ पर g² + f² - r² c, इन तीनों को c बोल सकते हैं ना, वो तो बोले ही है ना, यहाँ पर c लिखे हैं ना, इन तीनों के प्लेस पर यहाँ पर c तो लिखे ही हैं। तो g² + f² - r², यहाँ देखिए g² + f² - r², इन तीनों के इक्वल टू में c लिख दिए। ठीक है, इन तीनों को हम c बोल सकते हैं ना, कांस्टेंट है तो c बोल दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? g² + f², और ये जो आपको c दिख रहा है लेफ्ट साइड में लाइए तो माइनस में c हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस में r² ये राइट साइड में भेजेंगे तो r² हो जाएगा। अब यहाँ से r क्या हो जाएगा? रूट में यहाँ पर हो जाएगा g² + f² - c। ठीक है, तो इस टाइप से रेडियस आपको मिल गया।
और इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है कि आर जो है ना इसमें √g² प्लस f² माइनस में c। ठीक है, अगर एक सिंपल सा फॉर्म में अगर बोले तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये आपका एक ब्रीथ का इक्वेशन था, इसके लिए जो सेंटर था ना वो ये वाला था और इसके लिए जो रेडियस था ना वो ये वाला था। छोटी सी बात है ना, ये दोनों आपको मालूम था तब जाकर ये इक्वेशन आप निकाले हैं ब्रीथ का इक्वेशन। ठीक उसी टाइप से ये पीछे वाला भूल जाइए, आपको बस इतना बोलना है कि ये एक इक्वेशन है ब्रीथ का, पर ये इक्वेशन कैसे आया होगा। हम आपको क्या बोले थे पिछले लेक्चर में, ब्रीथ के इक्वेशन के लिए, सर्कल के इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, रेडियस का जरूरत पड़ेगा, जैसे इसमें है ना रेडियस का जरूरत और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स का जरूरत। तो इसी टाइप से इस ब्रीथ के इक्वेशन के लिए, इस ब्रीथ के इक्वेशन के लिए ये जो आया है ना ब्रीथ का इक्वेशन, ये कैसे आया, इसके लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना यहाँ पर देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट्स माइनस में g माइनस में f है। ठीक है, और इसके लिए जो रेडियस है वो ये वाला है। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन के लिए ये रेडियस और ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, उसी टाइप से इस इक्वेशन के लिए ये वाला सेंटर और ये वाला रेडियस। आप चाहें तो इनको सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं, जैसा कि आप बोले हैं ना कि 2 चीज़ें हमें मालूम रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, और बिल्कुल निकाल सकते हैं इससे। हम क्या बोले थे कि आपको 2 चीज़ें मालूम रहेगा तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं ब्रीथ का। तो ये 2 चीज़ें आपको मालूम है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स और रेडियस दोनों मालूम है। तो जैसे हम लोग इसको निकाले थे ना कि अगर अल्फा कोमा बीटा अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है और आर है अगर रेडियस, तो इसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू हम यहाँ पर इसको निकाले थे ना, दूरी सूत्र का शायद यूज किया गया था, सॉरी हाँ डिस्टेंस वाले फॉर्मूला का यूज किया गया था, जब ये दोनों हमें मालूम था। उसी टाइप से आपको हम बोल रहे हैं कि ये दोनों आपको मालूम है और ये वाला आपको मिल जाएगा इक्वेशन जब निकालेंगे तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल जो है ना, बोला है कि सर्कल के सेंटर एंड रेडियस आपको बताना है। सुनिए बात को, सुन रहे हैं ना, सेंटर किधर है, सेंटर एंड रेडियस आपको बताना है। आपको इक्वेशन मालूम रहेगा, सेंटर और रेडियस बताना है। तो जनरल अभी आपको फॉर्म बताया गया, उसमें ये बताया गया था ना कि कैसे आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है और कैसे आपको रेडियस निकालना है। तो आपको इक्वेशन मालूम है, सुनिए हम बता रहे हैं, इक्वेशन आपको मालूम है और आपको यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है और रेडियस निकालना है। ठीक है, 2 चीज़ें, केंद्र एंड त्रिज्या। तो केंद्र निकालते हैं। तो एक बात सुनिए, केंद्र निकालने के लिए, सेंटर निकालने के लिए आपको वहाँ पर क्या बताया गया था, माइनस में g और माइनस में f, यही वहां पर लिखा गया था सेंटर के लिए। और रेडियस के लिए r = ये आपको बताए हैं ना कि ये कैसे आया, नहीं बताए हैं क्या? हम बोल रहे हैं कि इसमें जो है ना सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, उसमें जो है ना जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही ना चलेंगे या फिर किसी को उठा लेंगे। अल्फा कोमा बीटा को यहाँ पर क्यों लिखें, जनरल फॉर्म के अनुसार चलेंगे ना। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है ना -g माइनस f और रेडियस ये वाला लिखे हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, g चाहिए, f चाहिए और c चाहिए, यही तो 3 चीज़ें चाहिए, g f। तो जब ये वाला g f आ जाएगा तो g f तो यहाँ पर निकल ही जाएगा, g f जब निकल जाएगा ना तो इसी g का यूज करके इसमें कर देंगे इसका स्क्वायर रेडियस के लिए, और इसी जो f आएगा उसका यहाँ पर रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और कांस्टेंट निकाल रहे हैं, कांस्टेंट यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा, लास्ट वाला ही कांस्टेंट है, हाँ समझ रहे हैं। तो आपको एक चीज़ वहाँ पर बोले थे कि x के कोफिशिएंट का डबल, यहाँ पर आपको बोले थे कि सुनिए, यहाँ पर आपको क्या बोले थे कि x के कोफिशिएंट का जो यहाँ पर 2 लिखा गया है ना, तो 2g 2f ये रहेगा। ठीक है, 2g लिखा रहेगा, सुन रहे हैं ना, 2g लिखा है, 2g आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये जो 2g लिखा गया है और ये जो 2f है, बस यहाँ पर आपको क्या लिखा गया, x के कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, g, तो यहाँ पर g लिखे हैं, और y के कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, f, साथ में 2 भी है, बता रहे हैं y के, तो यहाँ पर f लिखा गया। तो इन 2 को क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि डिजिट को क्यों लिखेंगे, इसको डायरेक्ट, ये अल्फा है ये बीटा है, इसमें जो है ना इसका वैल्यू ला सकते हैं g का, उसमें बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको g का वैल्यू लाना है, तो g के वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि अभी वहां पर आपको बताएं कि 2g 2g है ना, 2g लेना पड़ेगा एज इक्वल टू में। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, तो g = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2g कहाँ से ले आए, तो जो जनरल फॉर्म में बोल रहा था कि 2g, क्योंकि उसमें जो x का कोफिशिएंट था ना वो इस टाइप से था, 2gx, है ना। तो ओनली हम g, ये g है ना, इसको ओनली g इसमें क्यों लिखेंगे, ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 को भी तो लिखना चाहिए, क्योंकि x के कोफिशिएंट को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 कहाँ भाग गया, तो 2 को जो है ना लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2g तो हम लिखे हैं ना,
बस यहाँ पर ओनली जी लिखे हैं, पर हम 2 को भगा नहीं रहे हैं। 2 को हम यहाँ पर लिख दिए, 2g लिखे हैं, यहाँ पर 2g लिख दिए ना। और सब क्वेश्चन में ही ऐसा करेंगे, 2g यहाँ पर लिख दिए इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 कहाँ से आया, तो यहाँ पर x के गुणांक को आपको देखना है, तो 2 g इज इक्वल टू 1। अभी समझिए, हमने पता है बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक इसी टाइप से आपको f चाहिए, तो f के y के कोफिशिएंट के पास f रहता है ना, उसमें यही ना था, ये f कहाँ था, अरे यहीं पर ना था, यहाँ पर f, y के पास f था ना, यहाँ पर उसमें भी 2 लगा हुआ था, तो 2f इज इक्वल टू क्या लिखना है, जो सुनिए, ये 2g कहाँ से आया, तो जनरल फॉर्म से आया, जनरल फॉर्म से। और ये 2 कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्वेश्चन में x के साथ गुणांक क्या है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन में y के साथ जो गुणांक होगा उसको आप यहाँ पर लिख देंगे f के निकालने के लिए। f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट क्या है, माइनस में 7 है। ठीक है, तो g जो है ना 1 आया, f जो है ना 1 आया, यहाँ पर g बोल रहा है माइनस में और f बोल रहा है माइनस में। ठीक है, अब रेडियस अगर आप निकालना चाहते हैं, पहले सुनिए सुनिए, हमें पता है प्रॉब्लम आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। जी कितना है 1, f कितना है, f अगर देखेंगे तो माइनस में 1 है, पर वो तो इसके लिए है ना, g 1 है f 1 है। कांस्टेंट कितना दिख रहा है, माइनस में 7, यहाँ से क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू, ये वाला क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 है, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, रूट के अंदर 9 है, यानी कि 3 निकल के आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट, बस 2 चीज़ें हमसे पूछ रहा था कि सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और त्रिज्या चाहिए, दोनों बता दीजिए, तो दोनों आ गया है। फिर से एक क्वेश्चन में बताते हैं, आइए सुनिए। पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर सबसे पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, g और f चाहिए, तो g और f तो पहले निकालना पड़ेगा। g कैसे निकालेंगे, x के पास देखिए, g के लिए आपको पहले यहाँ पर 2g लिखिए, 2g वहाँ पर था ना 2g, तो 2g आप यहाँ पर लिखिए पहले, और 2g के बाद x के गुणांक लिखिए, इसमें x के गुणांक, यहाँ पे x के गुणांक 1 दिख रहा है, x के गुणांक 2 दिख रहा था, 2, यहाँ पर 1 दिख रहा है तो 1, g इज इक्वल टू 1/2 आ गया। उसी टाइप से g का हो गया f के लिए आप क्या करेंगे, 2f लिखिए, इज इक्वल टू, ये कहाँ से आया, जनरल फॉर्म से, 2f। अब y के गुणांक यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 5, तो 5 लिखिए, f इज इक्वल टू जो है ना 5/2 आ जाएगा। कांस्टेंट माइनस में 1 उठा के इसमें रख दीजिए, g कितना है 1/2, माइनस में 1/2, f बोल रहा है f कितना है 5/2, माइनस में 5/2, ये आ गया आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स। अब इसके बाद आप क्या, आपको क्या करना है, r चाहिए, रेडियस, तो रेडियस के लिए उठाकर इसमें रख दीजिए बस, g 1/2 स्क्वायर, f देखिए 5/2 स्क्वायर। अगला बोला है यहाँ पर माइनस में c है, यहाँ पर माइनस में 1 है, क्या हो जाएगा इसके बाद, 1/4 प्लस 25/4, और माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 30/2 आ जाएगा, जगह नहीं कर सकते ना, क्या हो जाएगा, ये सब तो आपको आता ही है, उसमें क्या है, हमें पता है आपको आता है। ठीक है, ठीक, गुस्सा नहीं होना है इसमें। हाँ, तो निकाल लिए इस टाइप से। तो आप अब इस क्वेश्चन का निकालिए, 2 क्वेश्चन का निकाले हैं, आप तीसरा क्वेश्चन को निकाल कर बताइए प्लीज़, जितना समझ में आया है उससे निकाल कर बताइए। 2g और इज इक्वल टू में क्या लेना है, जी मतलब 2g इज इक्वल टू क्या लेना है, x के गुणांक को उठाइए और y के गुणांक को f के लिए उठाइएगा, बाकी कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, निकाल कर बताइए।
तो उम्मीद करते हैं निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, g इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3, अगले में क्या आ जाएगा 2f इज इक्वल टू में 8, f इज इक्वल टू आ जाएगा 4, कांस्टेंट यहाँ पर है 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट जो है ना g माइनस में 3 कमा माइनस में 4। अब इसके अगले स्टेप में जो है ना इसके लिए क्या करें, r इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर है 3 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस c 9, ठीक है, इज इक्वल टू रूट 3 3 जा 9 प्लस 16 माइनस 9। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आएगा, है ना, ओनली यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को निकाल कर बताइए। पहले आप सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, ये जो है ना जनरल फॉर्म के जैसा नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म में, सुनिए, जनरल फॉर्म में x के साथ 1 रहता है, इस x के साथ बोल रहे हैं, x के साथ 1 और y के साथ 1 रहता है, न कि 2। ठीक है, देख लीजिए, x के साथ 1, y के साथ 1, यहाँ पर देखिए x के साथ 1, y के साथ 1, क्या आपको 2 दिख रहा है? नहीं ना, तो वही बोल रहे हैं। अब इसको भी अगर सॉल्व किया गया है तो आइए इसको सॉल्व किए हैं ना, यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं तो इस रूप में आया है, x के साथ 1, y के साथ 1, तो वही बोल रहे हैं कि ये जो है ना, वो जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो जनरल फॉर्म के जैसा नहीं है, तो पहले आपको जनरल फॉर्म के जैसा बनाना पड़ेगा, तब ना आप इसका यूज करेंगे। तो चलिए पहले उसको बनाते हैं। ठीक है, इसके जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो डिवाइड कर दीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं ना, तभी तो आपको 1 यहाँ पर x के साथ 1 और y के साथ 1 आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करके और फिर उसके बाद जैसा बना रहे थे उसी टाइप से बनाइए। ठीक है, 1.5 मिनट का टाइम देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त बनाए होंगे। चलिए निकालते हैं। 2g इज इक्वल टू यहाँ पर क्या, सॉरी पहले तो डिवाइड करना होगा ना। अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, 2x 2y माइनस में 5/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू 1, 2f, y के गुणांक 2 दिख रहा है, f इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस में 5/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, माइनस में g, और मतलब g 1 है और f 1 है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, g जो है ना 1 है, f 1 है, c माइनस में 5/2, वन 1 2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से 3/√2। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं आप बात को समझे होंगे। इस टाइप से सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे अगर आपको इक्वेशन मालूम रहेगा तो। अब आपको फर्स्ट वाले पेज में प्रॉब्लम जहाँ पर होगा निकालिएगा। हमें पता है प्रॉब्लम तो होगा, पर अगर ये रेडियस और सेंटर निकालना सीख लिए हैं
तो ठीक है, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखें। उसी इक्वेशन के लिए, या फिर इसको रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ऐसे बहुत टाइम हो जाएगा तो आपको लेक्चर देने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।